नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। तो 1 फरवरी यानी कि बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट को लेकर हिमाचल की निगाहें भी टिकी हुई हैं। फिर चाहे नेशनल हाईवे को लेकर बात हो या फिर सेब आयात शुल्क की बात हो, तो देखिए, नेशनल हाईवे का मुद्दा तो हिमाचल में ये लटका ही हुआ है। 69 नेशनल हाईवे का निर्माण का मुद्दा लगभग 8 साल पुराना है और देश में 2 सरकारें आई इस मुद्दे को लेकर चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ये हिमाचल को नए नेशनल हाईवे अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिसका वादा भारत सरकार करती रही है। और मुद्दा सेब उत्पादन भी अछूता नहीं है। हिमाचल का बागवान बार बार मांग करता है कि सेब आयात पर शुल्क बढ़ाया जाए ताकि भारतीय बाजार में देसी एप्पल्स सेब की मांग अधिक हो सके। बागवानों की इस मांग पर भी गंभीर मंथन नहीं किया गया है। तो बागवान के बार बार आने वाले बजट पर ये निगाहें टिकी रहती हैं और इस बार भी बागवान बजट पर अपनी नजरें लगाए बैठा हुआ है। तो वहीं पर इस बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार का बजट बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस बार का केंद्रीय बजट ऐतिहासिक रहने वाला है। कांग्रेस के नेता चाहे जो आरोप और प्रति आरोप लगाते रहे, पर जनता सब जानती है, अगर केंद्र बजट है तो वो भारत का नया आर्थिकी रोड मैप है। और हिमाचल प्रदेश को तो प्रधानमंत्री ने हमेशा अपना दूसरा घर माना है। हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसी बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। उसके बाद 1923 करोड़ की लागत से बनने वाला बल्क ड्रग पार्क हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी हिमाचल प्रदेश को दिया। ऐसा नहीं, बहुत चीजें हिमाचल प्रदेश को मिली है। अगर हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके अंदर जो भी हिमाचल प्रदेश की राशि है वो तुरंत हिमाचल प्रदेश के खाते में क्रेडिट होती है। तो कहाँ लगता है कि हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर नहीं मानते हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में सूनी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट दिया गया, 382 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी वजह से ग्रो करेगा। शायद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को ये दिखता नहीं है। इस प्रोजेक्ट की अकेली कॉस्ट 2615 करोड़ है और इससे कितना हिमाचल प्रदेश को फायदा होने वाला है, ये कांग्रेस नेताओं को देखना चाहिए। हमेशा कांग्रेस के नेता जो है वो राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से विनम्र निवेदन करूंगा कि राजनीति बंद करें। तो वहीं पे बजट को लेकर कांग्रेस के अनुमान लगा रही है, ये भी सुनते हैं। देखिए, रेल विस्तार का केंद्र का इसका केंद्र के अंडर है। आपको भी भली भांति जानकारी है। उम्मीद तो यही है कि इस बार जिस तरह से घोषणाएं केंद्र द्वारा की गई थी कि बिलासपुर तक रेल आएगी या हमीरपुर तक भी रेल आएगी, तो हमें उम्मीद है कि जो बजट उसमें प्रावधान करना है वो केंद्र सरकार करेगी और केंद्रीय मंत्री भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वहाँ तक करेगी और लोगों को जो उन्होंने वादे कर रखे हैं वो मुझे लगता है कि शायद इस बार पूरा करेंगे। इस बजट पर और भी चर्चा करेंगे कि हिमाचल को क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट पर। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, तो बजट पेश होने वाला है लोकसभा का 1 फरवरी को, क्या कुछ हिमाचल को मिल सकता है, क्योंकि हर एक वर्ग इस बार बजट पर अपनी निगाहें लगाए हुए है। देखो पूनम, हिमाचल के लिए केंद्रीय बजट जो है बहुत मायने रखता है। ये सभी जानते हैं कि हिमाचल का जब से गठन हुआ है, हिमाचल आरंभ से ही केंद्रीय बैसाखियों पर टिका हुआ है और केंद्रीय बैसाखियों पर इतना टिका हुआ है कि केंद्रीय योजनाओं के बिना हिमाचल का गुजारा नहीं है। और अधिकांश योजनाएं जो हैं वो हिमाचल की मांग रहती है कि केंद्रीय प्रायोजित हों। इस बावजूद इसके पिछले कुछ वर्षों के दौरान कमी आई है। अब मैं बताता हूँ कि हिमाचल की सोच क्या है और हिमाचल की मांग क्या रहती है और हिमाचल की मांग को दरकिनार कैसे किया जाता रहा है। पहला तो मैं आपको ये कहूँ कि हिमाचल में सड़क विकास, रेल विस्तार और जो है हवाई पट्टियों का विस्तार, ये तीनों जो यातायात के प्रमुख मार्ग है उन्हें हिमाचल चाहता है कि वो उनका सुदृढ़ीकरण हो, उन्हें मजबूत किया जाए। में
जो है वो यातायात सुगम हो सके। जी। लेकिन इन तीनों मामलों में ही हिमाचल पिछड़ा हुआ है। अब मैं आपको कहूंगा कि 2017 के जो चुनाव लड़े गए थे, वो उस समय 60 जो नेशनल हाईवे को लेकर बात कही गई थी कि 60 नेशनल हाईवे भाजपा सरकार लाएगी, लेकिन 5 साल भाजपा सरकार सत्ता में रही, नेशनल हाईवे नहीं आए। अब ये 69 हो गए हैं और कांग्रेस का लगातार आरोप है कि वादे तो किए गए, लेकिन जो है सड़क विस्तार का विस्तार नहीं हो पाया है। जी पूनम जी, तो यही बात है क्योंकि 2014 में भी यही वादे किए गए, 17 में भी यही वादे किए गए, पर अभी तक कोई नया नेशनल हाईवे नहीं मिल पाया है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले बजट में, जब अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो उसमें नेशनल हाईवे को लेकर कोई घोषणा की जा सकती है? हाँ पुनः उम्मीद तो हमेशा यही की जाती रही है। देखना ये होगा कि भारत सरकार का केंद्रीय बजट जो है इस तरफ कितना इशारा करता है और हिमाचल को कितना बजट देता है कि नेशनल हाईवेज का विस्तार हो सके। मुद्दा सिर्फ नेशनल हाईवेज का ही नहीं है, मुद्दा रेल विस्तार का लेकर भी है। आजादी के बाद से लेकर पिछले 5 वर्ष पहले तक हिमाचल प्रदेश में मात्र 37 जो किलोमीटर की रेल परियोजनाएं बनी है। आप अंदाजा लगाइए कि 70 साल में सिर्फ 37 किलोमीटर रेल लाइन बिछी। ऐसे में हिमाचल जो है रेल विस्तार के मामले में हिमाचल का ये आरोप रहा है कि हिमाचल के साथ ये रेल विस्तार को लेकर भेदभाव किया जाता रहा है। अब मैं बताऊं कि नंगल तलवाड़ा रेल लाइन जी, इसका विस्तार जो है, नंगल तलवाड़ा रेल लाइन को पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में ये वादा किया था कि 5 साल के अंदर अंदर ये रेल लाइन बिछा दी जाएगी। हालांकि हर जो रेल मिनिस्टर रहे हैं वो यही सपना देखते रहे हैं, पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जी, आप 5 मतलब इसको आप ये मान के चलिए कि 20 साल 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन नंगल तलवाड़ा रेल लाइन जो है आज तक पूरी नहीं हो पाई। इसी तरह से जो हमारे केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनका सपना है कि ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन बिछाई जाए। पिछले बजट में इसकी चर्चा की गई जी, लेकिन बजट के नाम पर कुछ हजार रुपए ही दिए गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक रेल लाइन के सर्वेक्षण या उसके विस्तार के लिए अगर कुछ हजार रुपए रखे जाते हैं तो उसका विस्तार कैसे होगा। इसी तरह से भानुपुली बिलासपुर रेल लाइन जो है वो उसके विस्तार को लेकर लगभग 3 दशक हो गए हमें सुनते हुए, और अभी जिस रफ्तार से इस रेल लाइन का निर्माण कार्य चला हुआ है, लगभग 1 दशक तक तो ये बिलासपुर तक पहुंचने से रही। और इसके बाद जो है वो सीमा पर चीन की गतिविधियों को देखते हुए इस रेल लाइन को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लेह तक बिछाने का विचार किया जा रहा है जी। लेकिन ऐसा संभव कैसे होगा जब बिलासपुर तक ही रेल लाइन नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि रेल विस्तार को लेकर बहुत काम करना है। इसी तरह से रेल विस्तार को लेकर जो है चंडीगढ़ बद्दी बरोटी वाला रेल लाइन का निर्माण कार्य अभी जो है वो कागजों में है। जो ये रेल लाइन जो है पिंजौर से नालागढ़ होते हुए रोपड़ तक पहुंचाई जानी है, ये भी अभी कागजों में ही है। इसी तरह से योजना ये भी बनाई गई थी कि जो चंडीगढ़ से बद्दी तक के लिए मेट्रो रेल लाइन शुरू करी जाएगी, ये योजना भी अभी कागजों तक ही दिखती है। नाहन से काला अम्ब तक रेल लाइन की योजना थी, वो भी अभी जो है वो कागजों में है। नाहन से देहरादून के लिए रेल लाइन का जो सर्वे हुआ था वो भी अभी कागजों में ही है। इस तरह से हिमाचल की जितनी भी रेल परियोजनाएं हैं वो लगभग सारी की सारी कागजों में है। उसके लिए वास्तविक रूप से पैसा उपलब्ध नहीं करवाया गया। जी, आप सही कह रहे हैं कि कागजों में ही ये जो वादे हैं ये लिखे रह जाते हैं। तो खैर ये सुना जाता है, ये कहा जाता है, ये बीजेपी का भी मानना है कि डबल इंजन की सरकार। तो देखिए लास्ट टाइम तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार रही थी, उस समय भी ये जो वादे थे ये पूरे नहीं हो पाए, तो इस बार तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए पुनः मैं ये कहूँ कि हिमाचल जो है वो बहुत छोटा राज्य है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल की जो मांग है वो उठाई नहीं जाती। हिमाचल के से मंत्री हैं अनुराग ठाकुर हैं। ऐसे में मैं आपको ये कहूंगा पूनम कि हिमाचल जो है वो अपनी मांग तो उठाता रहा है, लेकिन जो दिल्ली में बैठे अधिकारी हैं या वो बड़े राज्यों की लॉबिंग में
फंसे रह जाते हैं। मसलन होता यह है कि जिस राज्य से रेल मंत्री हो उसी राज्य में रेल विस्तार का ज्यादा काम होता है। जी बिल्कुल। जिस राज्य से सड़क मंत्री हो उसी राज्य में सड़क का काम होता है। हालांकि हिमाचल जो है वो ये चर्चा आए दिन करता है कि अगर कहीं सड़क विकास के मामले में अगर देश भर में किसी ने काम किया है तो वो नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं और इस पर कोई शंका नहीं है, वो अच्छा काम कर भी रहे हैं। लेकिन हिमाचल को बजट देने में उनकी भी क्या मजबूरियां रही होंगी ये तो वही जानते हैं, या ब्यूरोक्रेसी जो बजट तैयार करवाती। चलिए, पर अभी जो नया बजट आएगा उसमें देखना होगा। बट इसी के साथ ही एक और मुद्दा, क्योंकि बागवानों की नजर भी इसी बजट को लेकर है और लगातार मांग की जा रही है कि सेब पर जो आयात शुल्क है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि भारतीय बाजार में जो सेब की बिक्री है वो काफी कम हो गई है। जब शुल्क बढ़ेगा तो इससे बागवानों को फायदा होगा। तो क्या इसको लेकर भी कुछ सोच विचार किया जा सकता है इस बजट में? उनके खाते में भी कुछ डाला जा सकता है? देखिए, ये पूनम मैं आपको बताऊं कि ये जो बजट की बात है इसमें जो बागवानों की मांग है, वो बागवानों की मांग जो है वो ये रहती है कि हिमाचल के सेब के लिए या कश्मीर का सेब जो है उसको विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि सेब के आयात शुल्क को बढ़ाया जाए। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो विदेशों से सेब आ रहा है उसमें चीन से भी आ रहा है, उसमें न्यूजीलैंड से भी सेब आ रहा है। विदेशों का सेब जो है वो दिखने में अच्छा है, लेकिन खाने में जो है वो हिमाचल के सेब का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आपको पता है कि बाजार में वही चीज टिक पाती है आजकल जो दिखने में अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी, तो ऐसे में जो दिखने में अच्छा सेब दिखाई देता है उसकी खरीद जो है वो ज्यादा हो रही है और धीरे धीरे करके हिमाचल या कश्मीर के सेब को बेचे जाने में स्थानीय बागवानों के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हिमाचल की ये हमेशा मांग रही है कि सेब के लिए आयात शुल्क को बढ़ाया जाए और मेरे ख्याल से इस पर भारत सरकार गौर भी कर रही है। जी, तो इस पर देखिए 2024 में ही जब 2014 के चुनाव हुए थे तभी सुजानपुर की रैली होती है, तो उसमें प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था, यहाँ तक कि वादा किया था कि केंद्र सरकार जरूर इस मसले पर गौर करेगी और आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। पर अब तो कितने साल हो चुके हैं, 19 का भी चुनाव आता है। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि हिमाचल जो है बहुत छोटा राज्य है, इसमें कई बार हिमाचल की आवाज दब जाती है। यहाँ केंद्रीय नेता या प्रधानमंत्री जो आकर जो कई वादे करते हैं वो वहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़े राज्यों की लॉबिंग और बड़े राष्ट्रों की लॉबिंग भी, मतलब सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत सरकार ने कलम उठाई और ये कह दिया कि आयात शुल्क बढ़ाया गया। इसके लिए आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो देश हिमाचल भारत में जो है सेब भेज रहे हैं तो उनके यहाँ आयात शुल्क बढ़ाने का मतलब होगा कि वहां जो हम निर्यात कर रहे हैं जिस उत्पादन को वो वहां निर्यात शुल्क बढ़ा दे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और उसको मेरे ख्याल से भारत सरकार देख रही होगी। जी, चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बागवानों की मांगे भी पूरी की जाएंगी। हालांकि ये जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बैलेंस बना के रखना होगा भारतीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। एक और सवाल यहाँ पे हर कोई एक चीज और बताऊं कि पूनम आपको एक चीज और बताऊं कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जो है वो हाथ पर हाथ धरे हुए हैं। पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार रही और अनेकों परियोजनाओं को भी हिमाचल में लाया गया है। अब देखिए ना, नेशनल हाईवे जो है चंडीगढ़ मनाली वो तैयार हो रहा है और जो देश का आधुनिक नेशनल हाईवे में से एक होगा और अगले साल तक या मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक ये परियोजना आरंभ हो जाएगी। एम्स को भी तैयार किया गया है और एम्स को भी पैसा दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि इस बजट में और प्रावधान किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन हिमाचल की मांग बहुत जायज भी है और बहुत अधिक भी है क्योंकि हिमाचल के पास अपने संसाधन नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय परियोजनाओं को जितना अधिक से अधिक हिमाचल के लिए दिया जाएगा उतना ही हिमाचल का विकास जो है वो सुनिश्चित हो। जी,
देखिए, बजट पे सभी की निगाहें टिक जाती हैं अगर उसके आने वाले साल में लोकसभा का चुनाव है। तो विजय जी, देखिए अभी बजट आ रहा है, 2024 में चुनाव है, तो क्या इन दोनों में कुछ मेल भाव हो सकता है कि 2024 के चुनावों को देखते हुए बजट दिया जाए, बजट पेश किया जाए? देखिए, किसी भी सरकार का जो है वो जो अंतिम बजट होते हैं, अंतिम जो 1.5-2 साल में जो बजट 2 साल में जो बजट पेश किए जाते हैं, उन्हें एक तरह से चुनावी बजट कहा जाता है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये बजट जो है वो चुनावी बजट होगा, और चुनावी बजट में सिर्फ हिमाचल को नहीं देखा जा सकता। हाँ, दूसरे राज्य भी हैं जिन पर नजर डालनी होगी, और हिमाचल से बड़े राज्य हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यूं भी कहूंगा कि हिमाचल के अलावा दूसरे राज्यों को भी देखना पड़ेगा, उन राज्यों के लिए भी योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। हिमाचल में तो मात्र 4 जो है वो लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में हिमाचल को बहुत लंबे चौड़े वादे इस बजट के माध्यम से किए जाएंगे, मुझे लगता नहीं। जी जी जी, तो देखना होगा कि इस बजट में हिमाचल के लिए खैर क्या कुछ निर्धारित किया जाता है। तो वहीं पर बात अब एसीसी सीमेंट प्लांट विवाद की कर लेते हैं। तो देखिए, कल ट्रक ऑपरेटर सहित कईयों की जो निगाहें हैं वो इस मीटिंग में टिकने वाली हैं, क्योंकि कल मीटिंग होने वाली है अडानी ग्रुप प्रबंधन के साथ और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ। ये दोनों आमने सामने होंगे, ये पूरा विवाद एक बार फिर से टेबल पर आएगा, चर्चाएं होंगी, और इस पर सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो ट्रक ऑपरेटर्स की हैं। हालांकि ट्रक ऑपरेटर्स को पहले भी मुख्यमंत्री आश्वासन दिलाते रहे हैं कि शीघ्र ही जल्दी इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा, इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही ट्रक ऑपरेटर आंदोलन करने की चेतावनी भी दे चुके थे, सड़क पर भी उतर चुके थे, और इसमें उनका साथ दिया था भाजपा ने। भाजपा का भरपूर समर्थन मिला, और अभी भी भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार ने जो भी कमेटी बनाई है वो मामले को सुलझा नहीं पा रही है, और कल की मीटिंग में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। से हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री है। दुख का विषय है कि पिछले 1.25 महीनों से सीमेंट की इंडस्ट्री पूर्ण रूप से बंद हुई है। उसके बंद होने से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगभग 1 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। जीएसटी, उसके बाद CGCR, ढाबे, दुकानें, पेट्रोल पंप, एम्प्लॉइज, ये सब का अगर हम हिसाब किताब करें तो ये बहुत बड़ा हिसाब बनता है जिसकी हानि हो रही है। और मुझे इस बात का दुख है कि हिमाचल प्रदेश सरकार कभी एक कमेटी बना के भेजती है जिसकी बात फेल हो जाती है, फिर दूसरी कमेटी भेजती है, फिर उसकी बात फेल हो जाती है, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं बात करूंगा, मेरी बात होगी, मैं उनसे करूंगा बात, और मैं जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पिछले 1.25 महीनों में इतना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। आपके ध्यान में रहे कि 1 महीने के अंदर जीएसटी 25 करोड़ के करीब, और लगभग एक सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड, ये भी एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी पैसा आता है। बोरी के ऊपर जो चार्जेस होते हैं ये लगभग 45 करोड़ है, और बाकी के जो खर्चे, बाकी का जो हानि पूरे हिमाचल प्रदेश को हो रही है, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान 1 महीने का हिमाचल प्रदेश सरकार को हो रहा है। और सरकार जो है वो केवल चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कैसे बनाने हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को कौन कौन सा विभाग देने हैं, इन चीजों के पीछे लगी हुई है। और मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस सरकार के बारे में ये सोचा गया था कि ये सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छे निर्णय लेगी, हिमाचल प्रदेश की जनता उनकी तरफ देख रही है, उन्होंने ये बोला था कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे, और पिछले 1.25 महीनों में लगभग उन्होंने 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीमेंट के उद्योग के साथ लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो इसकी हानि हुई है। मुझे इस बात का दुख है कि यहां पर लगभग जो एसीसी बरमाना है वहां पर 1200 के करीब एम्प्लॉइज हैं, और अगर दोनों जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका अगर हम टोटल करें तो लगभग 3000 के करीब जो है इनका एम्प्लॉय बनते हैं। इसी तरीके से जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भी लगभग 7500 के करीब बनते हैं उन दोनों इंडस्ट्रियों के, जो इंडस्ट्रीज हमारी बंद हुई हैं। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बोला तो जा रहा है कि हम ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ट्रक ऑपरेटर के साथ खड़ा कौन है, ट्रक ऑपरेटर के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रक ऑपरेटर की बात कौन सुन रहा है।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही हालात बने रहे तो ये केवल और केवल बिलासपुर जिला ही नहीं उजड़ेगा, हिमाचल प्रदेश के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा, जो कि बड़ा दुखदाई है। सरकार बोल रही थी कि हम यहाँ पे आए हैं और हमने गारंटियां दी हैं। अब उन गारंटियों में एक गारंटी के ऊपर तो ये आ गया है कि घर के अंदर लड़ाई होगी। अब बोला जा रहा है कि एक महिला को 1500 रुपया जो है वो मिलेगा। सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। किसी को भी जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है उसको कैबिनेट का दर्जा दिया जा रहा है। सरकार को जिस काम में लगना चाहिए था, ये सरकार जिस समय बनी थी तो सुक्खू जी ने बोला था कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाना व्यवस्था परिवर्तन है? क्या जितने भी लोगों को यहाँ पे इन्होंने डेजिग्नेट किया है उनको कैबिनेट रैंक देना ये व्यवस्था परिवर्तन है? सीमेंट के उद्योग को बंद करना क्या ये व्यवस्था परिवर्तन है? इसलिए सरकार अगर पिछले 2.25 महीनों का इनका लेखा जोखा देखा जाए तो हर जगह पे ये विफल हुई है और मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। जी विजय जी, ये लगातार विवाद सुर्खियां बटोर रहा है, हिमाचल के बाहर भी जा रहा है, पर हिमाचल की जनता और ट्रक ऑपरेटर्स सबकी निगाहें कल के मीटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि कल अडानी ग्रुप मैनेजमेंट के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू की मीटिंग होने वाली है। देखिए, अभी तक 3-4 चरण की मीटिंग्स हुई हैं। पहले चरण में मैं आपको बताऊं कि एसडीएम स्तर पर भी बैठक हुई है और उसके बाद जिलाधीश स्तर पर भी बिलासपुर और सोलन के जिलाधीशों ने बैठक में भाग लिया और इसमें जो है परियोजना प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स दोनों शामिल हुए। इनमें सहमति नहीं बनी। उसके बाद जो है वो उद्योग मंत्री ने भी बैठक करी और वहां भी सहमति नहीं बन पाई। अंतिम में जो है उद्योग मंत्री ने यह ऐलान किया था कि इस संबंध में शीघ्र ही मुख्यमंत्री कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हाल ही में अभी 3 दिन पहले ही श्रीनगर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि वो शीघ्र ही इस समस्या का समाधान खोज निकालेंगे और उन्हें लगता था कि जो है ट्रक ऑपरेटर्स और जो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के जो प्रबंधन है वो जो है वो समाधान पर पहुंच जाएंगे और शीघ्र ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने दोनों पक्षों को लगभग तैयार कर लिया होगा और जो दरें जो नोटिफाई की जानी थी वो शायद इसी कारण ही नोटिफाई नहीं की गई कि इसी बैठक में एक सहमति बनाई जाएगी कि ये दरें जो है वो लागू की जाए और उस पर ट्रक ऑपरेटर भी सहमत हो और हो सकता है कि बड़े स्तर पर इसकी सहमति ले भी ली गई हो और जो है वो अंबुजा प्रबंधन को भी जो है अडानी ग्रुप को भी इस बारे में जो है वो विश्वास में लिया गया हो और सहमति बन सकती है। और मुझे लगता है कि शायद कल इस समस्या का हल निकल जाएगा जब बैठक मुख्यमंत्री के साथ होगी और दोनों पक्ष आएंगे। जी, तो कल मीटिंग में माना जाए कि मुख्यमंत्री ट्रक ऑपरेटर्स की पैरवी कर सकते हैं या बीच का कोई समाधान निकाल सकते हैं? जी, मुख्यमंत्री पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल का जो ट्रक ऑपरेटर है जो भी ट्रक ऑपरेटर या इससे कारोबार से जुड़े हुए हैं वो हिमाचली है और हिमाचलियों के हित अनदेखी नहीं होने पाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री एक तरह से ट्रक ऑपरेटर्स के वकील बनकर खड़े होंगे और ट्रक ऑपरेटर्स की बात को जो है वो अडानी ग्रुप के समक्ष रखें। जी विजयपुरी जी, अगर कल ये मुद्दा पूरा सुलझ जाता है और ट्रक ऑपरेटर्स की जो मांगे हैं वो भी पूरी हो जाती हैं, अडानी ग्रुप भी कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट मान जाता है, दोबारा से प्लांट स्थापित हो जाता है, खुल जाता है काम करने के लिए, तो क्या माना जाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की बहुत बड़ी उपलब्धि काउंट होगी ये कांग्रेस सरकार की? ये बहुत बड़ी उपलब्धि तो होगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए प्रयास किए हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ये समस्या उत्पन्न हुई, देखिए जिस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पद संभाला, ठीक उसी दिन से ये समस्या उत्पन्न हुई है। और अडानी ग्रुप जो है वो कोई छोटा ग्रुप नहीं है और राज्य सरकार के पास ऐसी शक्तियां भी नहीं है कि अडानी ग्रुप को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वो ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा जारी जो भाड़े को है स्वीकार करे और उनकी शर्तों पर काम करे। ये सरकार के पास शक्तियां नहीं है और ये किसी भी सरकार के पास हो नहीं सकती है। तो ऐसे में यदि सहमति बनाते हुए एक मंच पर लाया गया है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि जो है वो समझौता होने वाला है
और शायद कल आपको नजर आएगा कि इस समस्या का हल निकल गया है, और निश्चित तौर पर इसका श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी, ये तमाम जानकारी और अपने विचार हमारे समक्ष रखने के लिए शुक्रिया। तो कल की मीटिंग में क्या कुछ होता है, इस पर सभी की निगाहें, ट्रक ऑपरेटर और जितने भी कामकाज वाले हैं, इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, सबकी निगाहें टिकने वाली हैं कि इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही।